नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और वंदे भारत में सबसे पहले बात नोटबंदी की करेंगे, जिसको लेकर बीते 6 सालों में खूब हंगामा देखने को मिला। सरकार के फैसले को गलत बताया गया, लेकिन आज कोर्ट की तरफ से आए फैसले से इन सारे विवादों पर विराम लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जजेस ने नोटबंदी को सही ठहरा दिया कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर 2016 एक ना भूलने वाली तारीख की रात 8 बजे प्रधानमंत्री की ओर से ऐलान किया गया कि आज रात 12 बजे की रात से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलन में नहीं रहेंगे। पुराने नोट बंद हो गए थे। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखनी शुरू हो गई। लोग अपने नोट को बदलने के लिए लाइनों में लगे रहे। उस दौर में खूब हंगामा देखने को मिला था। नोटबंदी पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा था। विपक्ष ने नोटबंदी पर सवाल खड़े किए थे। अगर आप लाइन में जाके देखेंगे, वहां पे आपको कोई बड़ा प्लेयर आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो लाइन में गरीब लोग, छोटे दुकानदार, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या ये लोग चोर हैं क्या? सवाल था कि नोटबंदी सही है या गलत। सवाल था कि नोटबंदी के दौरान उमड़ी भीड़ का। सवाल कई थे, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा था। अब उन सारे सवालों का जवाब कोर्ट की ओर से दिया गया है। कोर्ट के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। 5 जजेस की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। इनसे ये माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ। कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था। और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। सरकार की ओर से इस बात पर शुरू से जोर दिया जा रहा था कि नोटबंदी का फैसला टेरर फंडिंग को रोकने और काले धन पर लगाम लगाने के लिए किया गया। पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी। और यह उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर लगाई गई सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। 5 जजेस की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवाई, ए.एस. बोपन्ना, वी. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल थे। इनमें से जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बाकी 4 जजेस की राय से अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर के साथ ही मोदी सरकार के इस फैसले को सही बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच बैठी थी। आइए सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि वो 5 जजेस की बेंच कौन सी थी, इसमें कौन कौन शामिल था, जो इसमें सहमत नजर आए और जो इसमें असहमत नजर आए, क्योंकि रेशो था 4:1 का। जो सहमत इस फैसले से नजर आए वो थे जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम, जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना। इससे सहमत नजर
जाए, लेकिन जो 4:1 में 1 के रेशो पे जो सहमत नहीं थे वो है बीवी नागरत्ना। फैसला गैर कानूनी था, इन्होंने कहा, इसे अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लिया जाना था, ये इनकी तरफ से कहा गया। ये थे 5 जजेस जिनकी बेंच बैठी थी, जिसमें आज सुप्रीम फैसला देखने को मिला है। लेकिन देखिए, नोटबंदी के बाद से सरकार पर कई आरोप भी लगे, जिसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया। सबसे पहले आपको उन आरोपों का जिक्र कर देते हैं और उसके जवाब में सरकार ने क्या कहा। आरोप यह था कि महज 4 घंटे में पुराने नोट बंद हुए। जवाब, आरबीआई की सलाह पर यह फैसला लिया गया, यह सरकार ने कहा। आरोप यह लगा कि कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। जवाब में कहा गया कि कानून के मुताबिक ही नोटबंदी के फैसले पर मोहर लगाई गई। आरोप लगा कि सरकार को करेंसी रद्द करने का अधिकार नहीं। इसके जवाब में कहा गया कि काले धन को खत्म करना नोटबंदी के पीछे का मकसद था। आरोप यह लगा कि आरबीआई की इसमें सलाह नहीं ली गई, जिसका जवाब सरकार ने दे दिया, यह कहते हुए कि देश को हमें कैशलेस बनाना था, जिसके लिए यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही जवाब में यह भी कहा गया कि आतंकियों और नक्सलियों की कमर को हमने तोड़ दिया नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन के इस फैसले के साथ ही जवाब में यह भी कहा कि बेहिसाब आमदनी पता लगाने में इससे सरकार को मदद मिली है। आरोप यह भी लगा, कुल मिलाकर विपक्षियों की तरफ से और जो याचिकाएं आई थी उसमें सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया गया और सरकार ने एक सवाल का जवाब भी दिया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिस सुप्रीम फैसले, जिस मोहर की हम बात कर रहे हैं, उसमें कहा गया कि सरकार की नीति और नीति के साथ साथ नीयत दोनों ही ठीक थी। यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वंदे भारत। अब बात राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में, जहां पर 20 जनवरी तक सर्वे होना है। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ऑब्जेक्शन दाखिल किया है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि मुस्लिम पक्ष को सुने बगैर ही फैसला दिया गया, तो दूसरी तरफ सर्वे के आदेश पर हिंदू पक्ष की तरफ से खुशी जाहिर की गई है और यह पूरा मामला कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 की अदालत में ऑब्जेक्शन दाखिल किया है। इस मामले में शाही ईदगाह पक्ष ने आपत्ति दाखिल करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि हमें बिना सुने ही कोर्ट ने अमीन के जरिए निरीक्षण के आदेश दे दिए। हमें कोर्ट के आदेश की कॉपी दी जाए और साथ ही अपना पक्ष रखने का समय भी। हमें बिना सुनवाई का मौका दिए हुए आज तक इस मुकदमे के कोई नोटिस और सम्मन हम पर नहीं मिले किसी भी रूप में। इवन प्लेंटिफ ने, जिन्होंने दावा दायर किया है, उन्होंने भी इस संबंध में कोई पैरवी हमारे पक्ष में नहीं की कि दूसरी पार्टी को पहले नोटिस और सम्मन इस मुकदमे के चले जाए। लिहाजा आज अपियर होकर हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने यही बात रखी कि साहब हमें इस मुकदमे के कोई नोटिस और सम्मन नहीं मिले हैं और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इसमें इस तरह के आदेश पारित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक पेश करने के आदेश दिए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि आदेश मुस्लिम पक्ष को बिना सुने दिया गया। ये ना तो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना ही लैंड ऑनर हैं, इसीलिए मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करेगा। माना जा रहा है कि शाही ईदगाह की वास्तविक और वर्तमान स्थिति की जांच होगी। एक मैप भी तैयार किया जाएगा जिसको कोर्ट में अमीन पेश करेंगे ताकि कोर्ट को वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके। विपक्षी इंटरमीडिएट कमेटी द्वारा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसमें अपने लिए समय मांगा गया कि अभी जो भी आदेश एकपक्षीय रूप से हो गया है, हमें भी सुनकर अग्रिम कोई भी कार्रवाई की जाए। तो माननीय न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को अपनी सुनवाई के लिए, जो इसमें पत्रावली पर 20 जनवरी नियत है, उसी दिनांक के लिए रख लिया गया। दरअसल हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है। आदेश के मुताबिक 2 जनवरी यानी आज से शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे शुरू होना था। इस संबंध में 20 जनवरी को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश पर नाराजगी व्यक्त की। मुस्लिम पक्ष का इस मामले पर कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई, मीडिया के द्वारा उन्हें इसकी जानकारी मिली। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह होने और हिंदू मंदिर होने के चिन्ह हैं। हिंदू पक्ष चाहता है कि इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाए, जिसे लेकर 1 साल पहले अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्हें इस मुकदमे के बारे में जानकारी तक नहीं है। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी तूफान उठा है और विपक्ष को इस मुद्दे में मिशन 2024 नजर आ रहा है, तो बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है।
सीएम योगी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर साफ कर दिया कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठा सियासी तूफान अब लखनऊ से दिल्ली पहुंच गया है। सीएम योगी बिना आरक्षण निकाय चुनाव कराने से इनकार कर चुके हैं, तो विपक्ष हाई कोर्ट से निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कराने की साजिश भी बीजेपी ही लगा रहा है। लेकिन सीएम योगी बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल ओबीसी आरक्षण के वादे को दोहराने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे कि ओबीसी समाज के लोगों को फायदा मिले। और ओबीसी आरक्षण पर छिड़े सियासी युद्ध के बीच अब योगी सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर छिड़े घमासान के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अपील के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को मानते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए 4 जनवरी मुकर्रर की है। साफ है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार विपक्ष को कोई भी मौका नहीं देना चाहती है, लेकिन विपक्ष है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बेजा भोपू बजाने से बाज नहीं आ रहा है। 2022 हारने के बाद 2024 में विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर ही बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। तभी तो समाजवादी पार्टी भी एम और वाई समीकरण को छोड़कर अब दलित वोट बैंक की राजनीति पर उतर आई है। हमारा संकल्प, हमारी पार्टी का, हमारी सरकारों का संकल्प जनता की बेहतरी के लिए काम करने का है और उस जनता की बेहतरी के लिए हम अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। उधर बीजेपी भी मिशन 2024 में जुट गई है। नए साल के आगाज के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 के मंथन में जुट गई है। आज सुबह से ही बीजेपी के लखनऊ ऑफिस में बैठकों का दौर जारी है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। 2024 से ठीक पहले बीजेपी सरकार से लेकर संगठन तक बदलाव करने की तैयारी में है। बिहार की तरह गुजरात भी ड्राई स्टेट है। गुजरात में कई दशकों से शराबबंदी लागू है, लेकिन वहां पर बिहार के मुकाबले थोड़ा लचीला कानून है, जिसे अब बिहार में भी लागू करने की मांग जीतन राम मांझी ने की। शराबबंदी के जिस गुजरात मॉडल को बिहार में लागू करने की मांग उठी है, आइए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि शराबबंदी का आखिर गुजरात मॉडल क्या कहता है। दरअसल गुजरात में परमिट के जरिए शराब बेचने और खरीदने की छूट है। थोड़ा सा इस कानून को लचीला रखा गया है गुजरात में। गुजरात में 2 तरह के शराब परमिट की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से थोड़ी आसानी होती है। बाहर से आने वाले मेहमान और पर्यटक परमिट ले सकते हैं और शराब का सेवन कर सकते हैं। परमिट के बाद होटल या फिर बंद कमरे में शराब का सेवन करने की अनुमति होती है। दूसरा परमिट गुजरात के स्थानीय लोगों को भी मिलता है, यानी कि अगर उन्हें शराब का सेवन करना है तो उनके लिए भी परमिट है। गुजरात का स्वास्थ्य विभाग स्थानीय लोगों को यह परमिट जारी कर सकता है, जिसके बाद वो शराब का सेवन कर सकते हैं। कुछ विशेष बीमारियों में स्वास्थ्य कारणों के चलते शराब पीने की छूट दी जा सकती है, यानी एक्सेप्शनल केसेस इसमें हो सकते हैं। हेल्थ परमिट लेने के लिए कई नियमों का पालन हालांकि करना जरूरी है और तभी वो परमिट आपको मिल पाएगा। और ये है शराबबंदी का गुजरात मॉडल, जिसके लेकर मांग अब ये की गई कि इसे बिहार में भी लागू किया जाए, क्योंकि बीते कुछ वक्त में शराब से कई मौतों के मामले बिहार में देखने को मिले हैं। अब बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने परिसमन के लिए जनसंख्या के अलावा अन्य मापदंडों पर विचार करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक जनसंख्या ही परिसमन का एकमात्र आधार है। कुछ समुदायों ने जनसंख्या नियंत्रण का पालन नहीं किया, जबकि अन्य ने इसका पालन किया। उन्होंने आगे कहा है कि जिन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण नीति का पालन नहीं किया, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है और इसका पालन करने वालों को दंडित किया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा की मांग पर विपक्ष का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। ये मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर संख्या के मुताबिक डिलिमिटेशन नहीं होगा तो किस बुनियाद पे होगा? सारा लोकतंत्र ही
डिपेंड करता है संख्या के ऊपर, जनता के ऊपर, और जनता की संख्या के हिसाब से ही डिलिमिटेशन होता है। और इस देश के अंदर आम तौर से हो रहा है कि जहाँ पे अक़लियत की आबादी है उन सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। बिस्वा साहब भी यही चाहते हैं, शर्मा साहब, कि आसाम के अंदर इस तरीके के हालात हों। वो अपनी बड़ी बाजी खेलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि वो जिस तेज़ी के साथ दौड़ लगा रहे हैं वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अगर बीजेपी नहीं समझेगी तो उन्हें नुकसान होगा। संसद ने परिसीमन को लेकर के कुछ व्याख्याएं तैयार की हैं। सभी राज्यों को और उनके मुख्यमंत्री को उनके अनुरूप ही काम करना चाहिए। अगर सभी राज्य इस तरह से परिसीमन करेंगे तो देश में अराजकता हो जाएगी। वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। विदेशी पर्यटकों के साथ लग्जरी क्रूज 50 दिनों में भारत में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर समेत 27 नदियों से होते हुए 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। देश को जल्द ही लग्जरी क्रूज मिलने वाला है। इसका नाम है गंगा विलास। क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 22 दिसंबर को गंगा विलास कोलकाता से रवाना हुआ है और ये 6 जनवरी को वाराणसी पहुंचेगी और फिर 13 जनवरी को पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद गंगा विलास क्रूज काशी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो जाएगा। पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा था कि 13 जनवरी को क्रूज की पहली यात्रा शुरू होगी। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वाटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया है। गंगा विलास क्रूज अनूठा है क्योंकि ये वाराणसी से बांग्लादेश होकर असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगी। ये लग्जरी क्रूज विदेशी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये क्रूज 50 दिनों की अवधि में भारत में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदियों के लगभग 4000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। गंगा विलास की दिलचस्प बातें: 50 दिनों में 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इस दौरान 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। पहले सफर में 32 स्विस नागरिकों को शामिल किया गया। बांग्लादेश में करीब 1100 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। योगी सरकार विश्व पर्यटन के मानचित्र पर काशी को तेजी से उभार रही है। हवाई और सड़क परिवहन के बाद पर्यटक अब नदियों के रास्ते काशी आना चाहते हैं, जिससे वो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य देख सके। तो दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज गंगा विलास कितनी लग्जूरियस है, इसमें सुविधाएं क्या क्या है, लोगों को आखिर ये क्यों आकर्षित करने वाली है, इन सब का जवाब भी आपको दे देते हैं और ये भी बताते हैं कि रिवर क्रूज लोगों के लिए कितना ज्यादा आरामदायक रहने वाला है, कितना लग्जूरियस ये रहेगा। देखिए, गंगा विलास क्योंकि देश में बना हुआ पहला रिवर क्रूज है और इसीलिए ये लोगों के लिए बहुत ही एक यूनिक होने वाला है। यात्रा उबाऊ या फिर बोरिंग ना हो, इसीलिए सब तरीके की आधुनिक सुविधाएं इसमें दी गई हैं। सफर के दौरान म्यूजिकल और साथ ही डांस प्रोग्राम भी होंगे ताकि लोग एंटरटेन हो सके। स्टडी रूम और साथ ही आधुनिक लाइब्रेरी की भी सुविधा है, यानी कि अगर कोई बैठकर पढ़ना चाहता है तो वो भी करे। प्राकृतिक खूबसूरती निहारनी है तो उसके लिए एक ओपन स्पेस बालकनी भी इसमें तैयार की गई है। क्रूज में स्पा, सैलून और एंटरटेनमेंट जोन भी बनाया गया है ताकि लोग अपने हिसाब से इन चीजों का चयन कर सके। इंडोर गेम्स खेले जा सकेंगे और साथ ही भारतीय व्यंजनों का स्वाद भी लोग उठा पाएंगे और इसीलिए इस क्रूज का बेसब्री से इंतजार है, जिसको हरी झंडी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी दिखाने वाले हैं। अगली खबर की बात करेंगे। इंसान की मौत के बाद बॉडी को जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, लेकिन अमेरिका में इसकी खाद बनाई जा रही है। न्यूयॉर्क में भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है, जिसके साथ न्यूयॉर्क इंसानी शव से खाद बनाने वाला अमेरिका का 6वां राज्य बन गया है। इंसान की मौत के बाद बॉडी को जलाने या दफनाने की जगह खाद बनाने की न्यूयॉर्क राज्य ने मंजूरी दी है, जिसके बाद ऐसा करने वाला न्यूयॉर्क अमेरिका का 6वां राज्य बन गया है।
अब न्यूयॉर्क में कोई भी अपनी मृत्यु के बाद शरीर को मिट्टी में बदलने का विकल्प चुन सकता है। इसे दफनाने या दाह संस्कार की अपेक्षा पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इंसानी शरीर को खाद बनाने की प्रक्रिया जमीन के ऊपर बने स्पेशल फैसिलिटी में पूरी होती है। इसके तहत मृत शरीर को लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों, अल्फाल्फा और पुआल जैसी खास चुनी गई चीजों के साथ एक बक्से में बंद कर दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे बॉडी माइक्रोब्स की मदद से विघटित होती है और कुछ हफ्तों में खाद में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को नेचुरल कार्बनिक रिडक्शन भी कहा जाता है। 2019 में वॉशिंगटन इसे वैधता देने वाला पहला अमेरिकी राज्य था। इसके बाद कोलोराडो, ऑरेगन, वर्मोंट और कैलिफोर्निया ने भी ऐसा ही किया। शनिवार को न्यूयॉर्क में भी इसे लागू कर दिया गया, जिसका ऐलान न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक गवर्नर कैथी होचुल ने किया।